अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह वेब रेडियो पर आप सुन रहे हैं शो सुरों का सफर। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सबा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर जुमेरात की रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहता है इस सफर में, और हमारे एक बहुत प्यारे से को आरजे भी हमारे साथ होते हैं। हम उनको जल्दी से मुतारिफ करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका ये वीक कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम ही सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे शो को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे। और आज एक बार फिर से हम बड़ा ही इंटरटेनिंग प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमेशा हमारा ये 1 घंटा बड़ा शानदार गुजरता है, वैसे हमारा गुजरता है, लिसनर्स आपका भी अच्छा गुजरता है या नहीं गुजरता है, इसके बारे में आपने ज़रूर फीडबैक देना है। हम तक फीडबैक पहुंचता भी है और इस मरतबा मजे की बात यह है कि हमें पाकिस्तान के बाहर से भी फीडबैक मिल रहा होता है। बाकी सब आपने मेरे मुतालिक पूछा तो ठीक ही वीक गुजरा। अच्छा, वीक और ठीक गुजरा, वाह क्या बात है। लेकिन आज का दिन जो है वो काफ़ी बिजी था, काफ़ी थकावट भी है, लेकिन यहाँ आकर तो आपको पता है कि हर गम हर रंज भूल जाता है और आप एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम यहाँ आके जो है अपनी थकन और अपनी टेंशन वगैरह को भूल जाते हैं और जो है थोड़े से एनर्जेटिक से हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ हमें लिसनर्स का साथ होता है और कहते हैं ना, जब आप किसी अपने चाहने वाले से मिलते हैं तो फिर आप हर किस्म की परेशानी को भूल जाते हैं और आपका दिल बाग बाग हो जाता है और आपका जो चेहरा है वो तमतमा उठता है और आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी हम चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की जानिब और फिर वापस आते हैं तो हम अपने लिसनर्स को बताते हैं कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अपने शो का सही तरीके से यानी कि फिर मुकम्मल स्टार्ट करते हैं। जी हाँ लिसनर्स, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। बड़ा ही ये रिवायती जुमला है कि छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे जा रहे हैं। तो खैर, हम अक्सर सुनते थे, जब हम सुनते थे, हम लिसनर्स होते थे, वो छोटा सा ब्रेक भी खासा बड़ा हो जाता था, लेकिन ये यकीनन छोटा सा ही म्यूजिकल ब्रेक होगा। इसमें हम आतिफ असलम की आवाज़ में एक नेशनल सॉन्ग सुनेंगे, जो कि अब हमारे शो की रिवायत ही बन चुकी है कि पहला जो म्यूजिकल ब्रेक होता है उसमें हम नेशनल सॉन्ग सुनते हैं और ये नेशनल सॉन्ग है कभी परचम में लिपटे हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो सुरों का सफर सबा और उमर के साथ। उम्मीद है आपको ये मिलता बहुत पसंद आया होगा और आप थोड़े से और ज्यादा एनर्जेटिक हो गए होंगे। जी हाँ सबा, यकीनन हमारे लिसनर्स हैं वो एनर्जेटिक हो गए होंगे। और इसके अलावा ये बताइए कि वो किस तरह से बता सकते हैं हमें कि वो वाकई एनर्जेटिक हुए हैं, ये उन पे इल्जाम है। तो जरूर बता दीजिए कि वो किस तरह से हमसे राबिता कर सकते हैं। हमारा वो मैजिकल नंबर कौन सा है, वो व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? जी तो लिसनर्स, जल्दी से अपना प्यारा सा खूबसूरत सा और अपना कीमती सा फोन उठाइए, व्हाट्सएप में जाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और वहां पर अपना प्यारा सा नाम लिखिए, शो का नाम लिखिए, आरजेस का नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और अपना मैसेज सेंड कर दीजिए 033086000072 पर, यानी के 033086000072। तो लिसनर्स साथ दीजिए हमारा। जी हाँ बिल्कुल लिसनर्स, साथ दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पर भी हमारा साथ दे सकते हैं और वो फेसबुक पेज क्या है ये भी सब आपको बताएंगे। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा ये शो यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, यानी नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट के नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है, वहाँ पर बहुत से शोज मौजूद हैं, आप वहाँ पर सुन रहे हैं तो वहाँ आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमें वेबसाइट पर सुन रहे हैं, बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं, तो तब आप किस तरह से दूसरों को ये बता सकते हैं कि आप भी सुन लीजिए, इस कार्य खैर में आप भी कुछ हिस्सा लीजिए। सबा ये भी बता दीजिए, लगे हाथों। तो लिसनर्स, अपने फैमिली मेंबर्स को बताने के लिए आप ये वेबसाइट बताएंगे www.naisubah.org/radio। इस पे जाएं, यहाँ पर हमारे शो का नाम आ रहा होगा सुरों का सफर, वहीं पे एक प्ले बटन आ रहा होगा, उस प्ले बटन को आप क्लिक कीजिए और हमारे शो को सुनिए और हमें फीडबैक दीजिए। जी हाँ बिल्कुल लिसनर्स, जरूर सुनिए हमारे शो को। हर जुमेरात को 9 से 10 आप हमें सुन सकते हैं और इसके अलावा हमारे ये जो प्रोग्राम है ये नश्र मुकर्रर के तौर पे पेश किया जाता है हर जुमे की शाम 5 से 6। तो आप जरूर सुनिए और दूसरों को भी बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ गुलकारों के मुतालिक गुफ्तगू होती है, उनकी जर्नी पर हम डिस्कशन करते हैं और हमारी अक्सर ये कोशिश रहती है कि जो चीज़ें उनके मुतालिक ज़बान ज़द आम है, जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, उन पर फोकस न करें, बल्कि उनकी उस जिंदगी पर फोकस करें कि जहाँ से वो गुजर कर, जिन मुश्किलात का उन्होंने सामना किया और आज वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो इसका अहाता करने की हम अपने तय भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं और आप पसंद भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हैं, हम आपके मशकूर हैं। सबा, आज हम किसके मुतालिक बातचीत करने वाले हैं?
उमर, आज हम बात करने वाले हैं एक काफी मशहूर सिंगर के बारे में जो बहुत सारे लोगों के फेवरेट मेरे ख्याल से तो होंगे, क्योंकि मेरे घर में भी और मेरे रिलेटिव में भी बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं। आज हम आतिफ असलम के बारे में बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आज हम आतिफ असलम के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जो कि गैर मामूली आवाज के मालिक हैं, एक जादुई आवाज के मालिक हैं आतिफ असलम। और जब कभी वो गाते हैं तो लोग उनके सहर में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त गुलकार हैं, नगमा निगार हैं, इसके अलावा बड़े ही जबरदस्त अदाकार भी हैं, एक्टिंग भी उन्होंने कर रखी है। और इसके अलावा बहुत ही अच्छे गाने कंपोज वो करते हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स लिखते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आतिफ असलम के मुतल्लिक। और सबसे पहले स्टार्ट करती हैं सबा बताती हैं उनके मुतल्लिक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, और फिर मैं भी इनका साथ निभाऊंगा। जी तो लिसनर, आतिफ असलम 12 मार्च 1983 को पाकिस्तान के शहर वजीराबाद में पैदा हुए। जी हाँ बिल्कुल, ये वजीराबाद में पैदा हुए क्योंकि वहाँ पर इनके ददयाल थे, जिसकी वजह से फिर इनके वालिद साहब का भी ठिकाना वहीं पर था, उनकी रिहाइशगाह भी वहीं पर थी। लेकिन बाद में उनकी पोस्टिंग लाहौर हो गई और जब ये 2 साल के थे तभी ये लाहौर आ गए। इनके वालिद साहब जो है वो इंजीनियर थे और 9 to 5 की वो जॉब करते थे, जिसके बायस इनके घर में काफ़ी रौनक मेला इस टाइम में रहता था। क्योंकि आतिफ असलम जो है ये 4 भाई हैं, इनकी कोई बहन नहीं है और आतिफ असलम जो है वो सबसे छोटे भाई हैं। और वो कहते हैं कि जब 9 से 5 हमारे वालिद साहब जो है वो ऑफिस में होते थे, काम पर होते थे, तो हम भरपूर हुल खपाड़ा करते, घर में भरपूर रौनक लगाते, भरपूर शरारतें करते। आतिफ असलम जो है वो भी अपने बचपन में काफ़ी शरारती थे, जैसे कि बच्चे होते हैं, तो उन्होंने भाइयों के साथ मिलकर भी काफ़ी शरारतें करनी और वैसे भी अकेले तनहा भी वो काफ़ी थे शरारतें करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि जब 5 बजे के बाद उनके वालिद साहब आ जाते थे तो उसके बाद तो बस वो किताबें सामने रखकर बैठ जाते थे अच्छे बच्चे बनकर। भले किताब उल्टी सामने पड़ी हो, लेकिन किताब सामने पड़ी होती थी, खुली होती थी। जी हाँ, तो शरारतें करते करते आखिरकार बच्चे पे वो दिन आ जाता है कि जब उसे स्कूल जाना होता है। तो आतिफ असलम जब पहली मरतबा स्कूल गए तो वो कहते हैं कि मैं बहुत रोया था, बहुत परेशान हुआ था और उनके साथ एक मोटा सा बच्चा बैठा था जो इनकी तरफ बार देख रहा था और ये डर रहे थे उस बच्चे से। लेकिन बाद में फिर आतिफ असलम का दिल लग गया, जैसे कि तमाम ही बच्चों का लग जाता है स्कूल में, और फिर तो वो बड़े शौक से जाते हैं स्कूल। तो ऐसे ही आतिफ असलम के साथ भी हुआ। एक मरतबा और भी उनके साथ एक गैर मामूली वाकया पेश आया, यानी तमाम ही भाइयों को छोड़ने की जो जिम्मेदारी है वो उनके वालिद साहब पर आयद थी, जैसे कि होती है अक्सर हमारे घरों में कि उन्होंने बच्चों को स्कूल पहुंचाना है। तो आतिफ असलम ये कहते हैं कि मेरे साथ हुआ कुछ यूं कि मेरे वालिद साहब जब मुझे छोड़ने के लिए गए, मुझे गाड़ी से उतारा और उसके बाद जब वापस जाने लगे तो कार का एक टायर मेरे पाँव के ऊपर से गुजर गया। लेकिन मेरे वालिद साहब को आइडिया तक ना हुआ कि उनसे हुआ क्या है। वो कहते हैं मैं काफ़ी हैरान हुआ कि उन्होंने मुझसे सॉरी तक नहीं किया, बल्कि रियलाइज़ ही नहीं किया कि उन्होंने क्या कर दिया है। तो खैर ये उनके लिए हैरान कुन चीज़ थी और इस पर वो काफ़ी परेशान हुए थे। लेकिन उनकी बचत हो गई थी, पाँव को कुछ भी नहीं हुआ था। ये तमाम तर जो बोझ है, जो दबाव है, वो उनके जूते ने अपने ऊपर ले लिया और बस उस जूते ही ने सह लिया। जी सबा, इनके स्कूल के बारे में आप कुछ बताएंगी? यानी इन्होंने लाहौर से तालीम हासिल की या किसी और शहर से हासिल की? क्योंकि इनके वालिद साहब जो है उनकी पोस्टिंग तो बहुत होती रही। जी उमर, इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम लाहौर से हासिल की, फिर इन्होंने रावलपिंडी से भी जो है अपनी तालीम हासिल की। फिर ये 1995 में लाहौर आ गए और इन्होंने डिवीजन पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन लाहौर से अपनी तालीम जारी रखी। जी हाँ बिल्कुल सबा, ऐसे ही हुआ कि 1991 में ये रावलपिंडी गए और 1995 में वापस आ गए। और मॉडल टाउन के साथ इनकी बहुत सी यादें हैं। मॉडल टाउन में इन्होंने अपना बचपन गुजारा है और लाहौर का एक बड़े खूबसूरत इलाका है। और जब आतिफ असलम मॉडल टाउन का जिक्र करते हैं तो वहाँ उन्हें एक बाबा जी जरूर याद आते हैं, जो कि 75 से 80 साल के एक बुजुर्ग थे। और ये जब भी उनको देखते तो देखते कि वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, या फिर जब कभी वो नसीहत करते तो ये कहते कि खुशियाँ बांटो और प्यार करो। खैर आतिफ असलम का गाना सुन ले सबा, उसके बाद आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल उमर, हम चलते हैं अभी एक म्यूजिकल ब्रेक की जानिब और फिर हम वापस आकर अपने जो शो को कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है लिसनर्स, हम बढ़ने वाले हैं ब्रेक की जानिब और मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना जो कि आतिफ असलम ने गा रखा है, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, ये सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए, या कहीं जाना है तो चले जाइए। ऐसा अर्जी आपको कहीं और मिलेगा जो आपको इस तरह की ऑफर भी कर दे, लेकिन मैंने कर दिया। आप कहीं जाना चाहें जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में आप हमारी नशरियात से महसूस होते रहिए, आप हमारे वेब रेडियो को सुनते रहिए। यही तो रेडियो का खासा है कि आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, साथ में आप
आप सुन सकते हैं, आप काम करते हुए भी सुन सकते हैं रेडियो को। तो यही रेडियो का खास है, यहाँ आपको गुफ्तगू भी सुनने को मिलती है, इसके अलावा आपको मुख्तलिफ प्रोमोज भी सुनने को मिलते हैं और गाने भी सुनने को मिलते हैं। तो अभी हम गाना ही सुनने जा रहे हैं जो कि है मैं रंग शरबतों का। आइए सुनते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो सुरों का सफर सबा और उमर के साथ। ये सॉन्ग जब भी सुनते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों शरबतों के साथ रंग मेरे माइंड में आने लगते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, मतलब कुछ अजीब ही रंग बिरंगी चीजें हो जाती हैं सब कुछ। आपको भी ऐसा होता है जब आप ये सॉन्ग सुनते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि क्या जबरदस्त तरीका है इजहार मोहब्बत का कि मैं रंग शरबतों का और तो मीठे घाट का पानी है। यानी आपको पता है ना कि बाज़ जगहों का पानी कड़वा होता है या इतना मजे का नहीं होता, लेकिन जो मीठा पानी होता है वो तो अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। और मीठे घाट का पानी और ये शरबत है, तो भाई क्या जबरदस्त लिरिक्स है, मजा आ गया ये गाना सुन के। उमर, इनके बचपन के बारे में भी तो कुछ बताएं हमें। जी हाँ, अभी हम बचपन ही की हर बातें कर रहे थे, लेकिन मजीद आपको बताए देते हैं। अब आपने पूछा तो है, आपकी इस बात का हम मान रखते हैं, आपकी इस बात की लाज रखते हैं। तो ये बताते हैं आपको कि ये बड़े ही लाडले थे अपने वालिदैन के, आतिफ असलम साहब। और ऐसा था कि इनको हर रोज को नया खिलौना चाहिए होता था, यहाँ तक कि हर रोज इनको कोई नई गाड़ी ला कर दी जाती खिलौना। इसके अलावा मुख्तलिफ ट्रेन भी इनको खरीदने का शौक था। तो ये था कि जब कभी इनका दाव लगे 2 खिलौने भी ले लेते थे, वगरना एक खिलौना तो लाजमी इनको चाहिए। और हर रोज इनकी वालिदा जो है इनके वालिद साहब से गुजारिश करके और इनको एक खिलौना दिलाती थी। कीमत जो है भले उसकी 1 रुपए हो, 10 रुपए हो, 100 रुपए हो। याद है हम उस जमाने के हवाले से बातचीत करें, 1983 में ये पैदा हुए, तो इनका बचपन यही है ना, 80s और 90s ही का। आप भी कह रहे होंगे कि भाई 10 रुपए का और 100 रुपए का कौन सा खिलौना आता है। अच्छा, इसके अलावा सब एक और चीज, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो जिसमें रोटी रखते हैं उसको क्या कहते हैं उर्दू में, वो आपको याद है? मेरे ख्याल से शायद उसे कटरदान कहते हैं। हाँ, हमारी पंजाबी में उसको छाबा कहते हैं, मुझे उर्दू में याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं, सर्च कर लेते हैं कि उसे क्या कहते हैं। उसे चंगेर कहते हैं, यहाँ पे उर्दू में यही आ रहा है। तो वो आतिफ असलम जो है वो उठाते हैं और उसको घुमाते रहते हैं अपने हाथ में, और वो ये सोचते हैं कि जैसे वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और इस वक्त वो गाड़ी चला रहे हैं। तो इतना उनको शौक था गाड़ी का बचपन में, तो गाड़ियाँ चलाते चलाते उनको क्रिकेट का शौक हो गया और वो क्रिकेट खेलने लगे। और बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर थे। यानी मॉडल टाउन की जो टीम थी उसमें वैसे तो इनके चारों भाई खेलते थे, लेकिन मॉडल टाउन की टीम में सिर्फ आतिफ असलम ही थे कि जो कि शामिल थे। और इनके बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो इसी इंतजार में रहते कि इनके वालिद साहब जो है वो फजर की नमाज के लिए घर से रवाना हो और वो आतिफ असलम को लेकर फरार हो जाएं या रफू चक्कर हो जाएं। तो जब कभी इस प्लान में कामयाबी मिल जाए तब तो ठीक है, अगर ऐसा ना हो सके तो फिर जो टीम के कैप्टन थे वो इनके वालिद साहब की आकर मिन्नत समाजत करते कि आतिफ असलम को हमारे साथ भेज दीजिए। अगर तो वो इजाजत दे देते तो फिर तो ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात इस मिशन में कामयाबी नहीं भी मिलती थी और वो खेलने के लिए नहीं जा सकते थे। लेकिन आतिफ असलम जो है वो क्रिकेट खेलते रहे और बहुत ही जबरदस्त वो फास्ट बॉलर थे। एक मरतबा हुआ कुछ यूं कि उन्होंने अपनी तालीम पर क्रिकेट को तरजीह दी। यानी एक ही दिन उनका टेस्ट भी था और इसके अलावा उसी दिन ट्रायल भी थे सरगोदा क्लब के लिए। तो इन्होंने ऐसा किया कि अपने टेस्ट को पसे पुष्ट डाला और ये ट्रायल्स देने के लिए चले गए। जब ये बात उनके वालिद साहब तक पहुंची तो उन्होंने इन पर क्रिकेट बैन कर दी। यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने इन पर क्रिकेट बैन नहीं की, बल्कि इनके वालिद साहब ने जो है वो उन पर क्रिकेट बैन कर दी। उन्हीं दिनों इनका नाम अंडर 19 की टीम में भी आ गया था, लेकिन उसके बाद ये क्रिकेट न खेल सके। तो उमर, फिर इनका शुरू का सफर किस तरह से स्टार्ट हुआ? हाँ, सुरों का सफर कैसे शुरू हुआ? अच्छा, इनके घर में यह है कि इनके वालिद साहब जो है वो ताजदार हरम और मुख्तलिफ कवालियाँ सुनते थे, लेकिन आतिफ असलम नन्हे मुन्ने से उन्हें उस वक्त क्या पता कि ताजदार हरम कौन सी शख्सियत है कि जिनका जिक्र हो रहा है। तो इनको कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है। उसके बाद भी यह कि ये तो मुख्तलिफ चीज़ों में लगे रहे, गाड़ियाँ चलाने में और इसके अलावा क्रिकेट खेलने में। सुर के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं था, इनको कुछ समझ नहीं थी, इनका कोई शौक नहीं था गाने का। लेकिन जब क्रिकेट से अलहदगी हुई तो फिर ये बिल्कुल खामोश हो गए। यानी वो आतिफ असलम जो शुरू में बड़ा लाडला था, बाद में जिद्दी हो गया और अब वो बिल्कुल खामोश हो गया, अब वो बिल्कुल तन्हा हो गया। तो आतिफ असलम जो है, इससे पहले भी खैर इन्होंने म्यूजिक सुन रखा था, क्योंकि इनके जो भाई थे उनके पास एक टेप रिकॉर्डर मौजूद था और वो सिर्फ वो भाई ही सुन सकते थे और वो घर की ऊंची अलमारी पर मौजूद होता था ताकि बाकी बच्चे उस तक पहुंच भी ना सकें। तो वहां पर इनके भाई जो है वो गाने सुनते होते थे और जब कभी इनके वालिदैन घर पे ना हो तो फिर तो बाआवाज़ से बुलंद वो गाने चलाते और बाकी भाई जो है उनके साथ मिलकर भरपूर हंगामा करते और भरपूर माहौल बनाते। लेकिन इनको उस वक्त भी आइडिया नहीं होता था कि आखिर हम कर क्यों रहे हैं, ये ऐसा क्या है, इसमें ये जो एक ट्यून बज रही है इसमें क्या है। लेकिन जब ये अपने जुनून से हाथ धो बैठे, यानी इनको क्रिकेट खेलने का जुनून था और इनके वालिद साहब ने गाइड किया कि इसका बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, और उस वक्त तो यकीनन नहीं था,
अब तो खैर क्रिकेटर भी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और शोहरत कमाते हैं और इज्जत कमाते हैं और पाकिस्तान के नाम को रोशन करते हैं, यही कहना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम लाइव है। बाकी जो करते हैं लिसनर्स वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो खैर ये है कि वहां से गाने सुनते थे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि खास तौर पे इन्होंने अपनी आवाज को उस वक्त पहचाना, जैसे कि हमने जिक्र किया कि 1991 में ये गए और 1995 में ये वापस आए लाहौर में। जब वापस आए तो उनका घर बिल्कुल खाली था और उस खाली घर में जब आतिफ असलम ने कुछ गाने की कोशिश की, तो आपको पता है कि खाली कमरे में जब आप गाते हैं तो एक एको होती है और वो बड़ी आवाज आपको अच्छी लगती है। लेकिन आतिफ असलम ने उस वक्त जब अपनी आवाज सुनी तो घबरा गए कि ये क्या है, लेकिन वहां से उन्होंने अपनी आवाज को पहचाना और फिर जब वो क्रिकेट से बिल्कुल दूर हो गए तो उसके बाद ये है कि उनका सुर के साथ एक ताल्लुक बना, क्योंकि उनके जो भाई हैं वो जिस अकेडमी में पढ़ाते थे उसी अकेडमी में आतिफ असलम पढ़ने के लिए जाते थे और उस अकेडमी के जो प्रिंसिपल थे वो गिटार बजाते थे और वहां से आतिफ असलम उससे मुतासिर हुए, ये भी कितने मजे की चीज है। फिर किसी ने इनके भाई को गिटार दिया, इनके भाई को वो समझ में ना आया तो उन्होंने उस गिटार को समझ ले फेंक ही दिया, यानी उनके किसी काम का नहीं था, शायद वो खराब भी था। बहरहाल आतिफ असलम उसके बाद साल 1.5 साल उसी गिटार के साथ खेलते रहे, यानी सुबह शाम उनका बस यही मशगला था कि उन्होंने इस गिटार को बजाना है और उस गिटार की सिर्फ 3 तारें थी। 1.5 साल बाद उन्हें यह मालूम हुआ, इंटरनेट पर उन्होंने चीजें देखी तो तब उन्हें पता चला कि गिटार की तो 6 तारें होती हैं और इसके अलावा इसकी एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है, जब वो करते हैं तो तब इसमें से सुर निकलते हैं। लेकिन आतिफ असलम उन बेसुरी तारों के साथ खेलते रहे और उसमें से सुर निकालने की कोशिश करते रहे। इसके बाद इन्होंने पीएफ कॉलेज से एफए किया और यहाँ पर इन्हें जश्न आज़ादी के इवेंट के मौके पर 1998 में मौका मिला अपनी आवाज का हुनर दिखाने का और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी जो लोगों को बहुत अच्छी लगी। जी हाँ, बिल्कुल सबा ऐसा ही है। वो एक कंपटीशन था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो पहला ही कंपटीशन ये जीत गए। उससे पहले ये था कि जब ये कॉलेज गए तो उनकी एक पहचान थी, यानी जहाँ पे 6-7 लड़कियां मौजूद हो तो समझ लीजिए कि वहीं पे आतिफ असलम भी मौजूद हैं। वो सब इनको घेरे में लेकर और इनको अपनी मुख्तलिफ वाकयात सुनाती थी, यानी आतिफ असलम को सब इसलिए बहुत पसंद करते थे कि ये सबकी स्टोरीज को बड़ी खामोशी से सुनते थे। जैसे कि आपने एक शो के आखिर में नहीं कहा था कि बोलने वाले तो बहुत, सुनने वाले बहुत कम है, तो ये सुनने वाले थे जिसकी वजह से इनको बहुत पसंद किया जाता था। वहां पर ये कैंटीन पर भी गाते, इसके अलावा कॉलेज के मुख्तलिफ फंक्शंस में गाते, यहाँ तक के घर में भी गाते। घर में भाई अगर अंताक्षरी खेल रहे होते तो वहाँ गाते, इसके अलावा जो फैमिली के फंक्शंस होते हैं, शादियां वगैरह, वहां पर भी ये गाते। तो इस तरह से इन्होंने अपने गाने का आगाज कर दिया था। और फिर कॉलेज ही में इनको कौन मिला सबा? इनको कॉलेज ही में गौहर मुमताज जो जल बैंड के एक साथी मेंबर थे वो मिले और इन्होंने छोटे छोटे कॉन्सर्ट और कुछ सॉन्ग्स को जो है वो कॉन्सर्ट में जाके सिंग किया और फिर इन्होंने 2003 में एक सॉन्ग आदत जो है वो गाया जो काफी ज्यादा मशहूर हुआ और इन्हें इससे एक अलग पहचान मिली। लेकिन इनकी जल बैंड के एक साथी मेंबर से कुछ नोक झोंक हो गई और इस वजह से इन्होंने जल बैंड को छोड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल, वो जल बैंड टूट गया, उस पर भी कुछ रोशनी डालते हैं। यानी गौहर मुमताज जो है वो बहुत ज़बरदस्त गिटारिस्ट थे और उस वक्त जो मशहूर बैंड थे, यानी कि उस वक्त जुनून था और इसके अलावा स्ट्रिंग था, तो उनके गाने गाते थे, मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स करते थे, जिसकी वजह से इनका ये जल बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और ये मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज करने लगे। लेकिन इनके दरमियान तनाज़ात की अगर हम बात करें तो हुआ कुछ यूँ कि जब ये मशहूर होने लगे तो आतिफ असलम ने अपने भाई से कहा, जो कि उस वक्त मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रहे थे, कि आप हमारे मैनेजर बन जाइए। इसके लिए जो गौहर मुमताज हैं वो भी आमादा थे और दोनों की रजामंदी से जो आतिफ असलम के भाई हैं उन्हें मैनेजर रख लिया गया। उसके बाद यूं हुआ कि जब वाकयातन पैसे आने लगे तो उसके बाद गौहर मुमताज ने कहा कि आपके भाई मैनेजर हैं, मेरा भाई भी मैनेज करेगा। यानी आतिफ असलम ये कहते हैं कि बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने ये सोचा कि इनके घर में ज़्यादा पैसे जाएंगे, मेरे घर में कम जाएंगे, तो मेरे भाई भी जो है वो भी मैनेज करेंगे। और ये बात हुई, जिसके बाद अचानक से एक मरतबा आतिफ असलम जो है उन्होंने कॉल की। 2 महीने से गौहर मुमताज और आतिफ असलम की बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि लाहौर में एक कॉन्सर्ट है, एक शो है, उन्होंने मुझसे राबता किया है और मुझे वो करना है, आपको मेरे साथ चलना है इस महीने की 19 तारीख को। तो जिसके बाद आमादगी का इजहार किया गौहर मुमताज ने, लेकिन 3 दिन के बाद उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि पैसे कहाँ हैं? तो उस पर आतिफ असलम ने कहा कि अभी तो मुझे नहीं मिले, जब मिलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उस पर उन्होंने ये कहा कि 19 तारीख को एक टेलीविजन की जानिब से हमें बुलाया गया है और मेरा ख्याल है कि बैंड के लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि हमारी टीवी अपीयरेंस होनी चाहिए, इसलिए मैं तो वहाँ जल को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहूँगा। आप सोच लीजिए, आतिफ असलम ने कहा कि कैसे हो सकता है, आपने मुझसे कहा और उसके बाद मैंने उनके साथ जो है वो कांटेक्ट कर लिया है, मुझे तो अब ये कॉन्सर्ट करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो वहीं जाना है, मुझे तो कराची में जाना है, मुझे तो टेलीविजन पर जाना है, और वहाँ चले गए। और वहाँ पर जाकर उन्होंने ये कहा कि आतिफ असलम के खानदान में इंतकाल हो गया है किसी का, जिसके बायस वो नहीं आ सकते, लेकिन जल बैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ज़रूर आ गया हूँ।
इस पर अहमद अली भट्ट ने आतिफ असलम साहब को कॉल की। आतिफ असलम साहब ने जब फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि जी मैं आतिफ असलम मुखातिब हूँ। इस पर अहमद अली भट्ट, आपको पता है कि वो भी बड़े ही सियाने हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप आतिफ असलम ही हैं, तो कुछ गाकर सुनाइए। तो फोन पर जब इन्होंने कुछ गाकर सुनाया तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है आप आतिफ असलम है। फिर उन्होंने इनसे कंफर्म किया कि क्या वाकई आपकी फैमिली में कोई फौत की हुई है। इस पर इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि गौहर मुमताज कह रहे हैं। उन्होंने कहा वो झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ से इनका ताल्लुक टूटा और ये बैंड कोई ज्यादा लोगों पर तो मुश्तमिल भी नहीं था, इसमें गौहर मुमताज और आतिफ असलम ही थे। तो यहाँ से इनका बैंड जो है वो टूट गया और उसके बाद 2000 में फिर इन्होंने जल परी के उन्वान से अपना एल्बम रिलीज किया जिसमें 11 गाने मौजूद थे और वो गाने बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। और इनके मशहूर होने की ही वजह से ये ना सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर हुए बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी काफी ज्यादा मशहूर हुए और इन्हें कॉल्स आने लगी कि आप आएं और हमारे लिए सॉन्ग गाएं, हमारे मूवीज के लिए सॉन्ग सिंग करें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और उस वक्त की कोई भी हिट फिल्म आप उठा लें उसमें आतिफ असलम की आवाज़ आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। आतिफ असलम ने बहुत सारे गाने गाए हैं जैसे कि जीना जीना है, इसके अलावा जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा, और बहुत से गाने हैं, सबका जिक्र हम यहाँ नहीं कर सकेंगे। तेरे संग यारा। तो 2005 से लेकर 2015 तक ये सिलसिला जारी रहा कि बहुत से गाने गाते रहे, लेकिन उसके बाद भारत में कुछ मसाइल हुए जिसके बायस इनका ये सफ़र जो है वो कुछ थम सा गया। लेकिन इसके अलावा ये है कि 2015 ही में 15 अगस्त को कोक स्टूडियो में इन्होंने ताजदारे हरम परफॉर्म किया और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। जैसे कि उमर ने बताया, इन्होंने 2005 से लेकर 15 तक काफी सारे सॉन्ग सिंग किए और वो काफी हिट रहे। बताया जाता है कि एक्टर्स चाहते थे कि जब हम एक्टिंग करें तो हमारे बैकग्राउंड पे जो सॉन्ग चल रहा हो, जिस पर हम एक्ट कर रहे हो, वो आतिफ असलम का सॉन्ग हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है सबा। हम जल्दी से 2015 पे आ गए। 2008 में वैसे इनकी एक और एल्बम भी रिलीज हुई थी मेरी कहानी के नाम से। बिल्कुल ऐसे ही है, हर एक्टर की, हर अदाकार की ये ख्वाहिश थी कि जब वो स्क्रीन पे नजर आए तो प्लेबैक सिंगिंग जो है वो आतिफ असलम कर रहे हों। खैर, मैं ताजदारे हरम की बात कर रहा था। कोक स्टूडियो के लिए आतिफ असलम ने गाई और उन्होंने बाकायदा तौर पर अमजद साबरी साहब से जो है वो गुजारिश की कि उनको गाने की इजाज़त दी जाए और अमजद साबरी शहीद ने उनको गाने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद उन्होंने ये गाई। और वो आज भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि मैंने बहुत शानदार गा दी। वो कहते हैं कि जो साबरी भरादरान ने जो गाई है कवाली, उसका तो मेरी कवाली के साथ मुकाबला ही कुछ नहीं है। मैं तो वैसा गा ही नहीं सकता। वो तो लाइव परफॉर्म करते थे और क्या शानदार परफॉर्म करते थे। यानी आतिफ असलम भी मानते हैं कि वो तो लेजेंड्स थे ना, वो तो इस कवाली के तख्लीकार थे। यानी असल जो क्रेडिट है वो तो बहरहाल उसी का है कि जिसकी कॉम्पोजिशन है और जिसने लिरिक्स लिखे हैं। तो आतिफ असलम ने भी खैर उनको ट्रिब्यूट पेश किया। 2015 में उन्होंने ये कवाली जो है वो गाई है। इसके अलावा जो है वो कोक स्टूडियो के लिए अस्माउल हसना भी रिकॉर्ड करा चुके हैं। ये 2020 में हुआ। 2020 ही में ताजदारे हरम का एक और वर्जन भी आया जो कि बिल्कुल म्यूजिक के बगैर था। वो भी आतिफ असलम ने रिकॉर्ड कराया और उसको 285 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसके अलावा 2020 में जब कोरोना आया तो आप सब जानते हैं कि उस वक्त अजानें दी जा रही थी, तो आतिफ असलम ने भी एक अजान भी रिकॉर्ड कराई है और वो भी बहुत ज्यादा मकबूल हुई, बहुत ज्यादा पसंद की गई। सबा ताजदारे हरम ही ना सुन लें। जी बिल्कुल, हम यही सुनेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सबा की तायीद हमें हासिल हो गई है कि हम यही सुनेंगे, तो फिर हम यही सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं ये कवाली ताजदारे हरम। इसके बाद लौट कर आते हैं और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सुनते हैं सब मिलकर ताजदारे हरम। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो सुरों का सफर सबा और उमर के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, ये सबा ने आपको दुरुस्त इतला दिया। आप वाकई ऐसा कर रहे हैं कि आप हमारा शो सुन रहे हैं सुरों का सफर और उमर और सबा के साथ ही सुन रहे हैं। और आज हम आतिफ असलम पे डिस्कशन कर रहे हैं। 2008 में इन्हें पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा सिविल एहसास तमगा इम्तियाज भी हासिल हुआ। इसके अलावा ये फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए भी इन्हें नॉमिनेट किया गया और कई मरतबा इन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड जीता भी है और उसके लिए परफॉर्म भी किया है। इसके अलावा कोक स्टूडियो के लिए भी हम जिक्र कर रहे थे कि ये परफॉर्म कर चुके हैं। और इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का भी गाना ये गुनगुना चुके हैं। आगे देख के उन्वान से बहुत ही शानदार गाना इन्होंने गाया। और इसके अलावा गाने तो ये सारे ही बहुत शानदार गाते हैं। दिल दिया गला इनका एक गाना है जो कि 770 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पर। इतने ज्यादा व्यूज इसको हासिल हो चुके हैं। दिल दिया गला बहरहाल वो भी एक बड़ा ही जबरदस्त गाना है। बहुत से ऐसे लोग कि जिनको सुर की समझ है वो ये समझते थे कि आतिफ असलम तो अच्छा नहीं गाते, क्योंकि इन्होंने बाकायदा तौर पे कोई मौसीकी की तालीम भी हासिल नहीं की। लेकिन ये एक नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, यानी बड़े मखमूर से अंदाज में ये गाते हैं और डूब कर गाते हैं और इनका एक मुख्तलिफ अंदाज है। एक नई चीज थी उस वक्त, इसलिए लोगों ने इनको बहुत ज्यादा पसंद किया। अच्छा,
अच्छा बचपन में तो मैं भी बिल्कुल ऐसे हंसता ही था, यानी जब इनका 2008 में गाना आया था तो हम बड़ा शोर लगाते थे उस वक्त के, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। खैर जो इनके फैंस हैं उनसे बहुत माजरे, मैं ये बता रहा हूँ कि 2008 में हम भी यही हरकतें कर रहे होते थे, लेकिन अब जाकर समझ आई है कि वाकई आतिफ असलम जो है वो बहुत अच्छा गाते हैं, और जैसे वाकई समझ आई, जैसे बड़े हुए तो बहुत पसंद करने लगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरा फेवरेट गाना है इनका मैं रंग शरबतों का, इसके अलावा और भी बहुत से अच्छे गाने इन्होंने ओमन जहां के लिए गाने गाए, और इसके अलावा ये है कि परवाज़ है जुनून एक फिल्म आई थी उसके लिए भी इन्होंने गाना गाया। तो खैर फिल्मों से मुझे याद आया सबा, इन्होंने 2011 में एक फिल्म में भी तो काम किया था, हमने हदीका कयानी के शो में तो जिक्र कर दिया उस फिल्म का, आज दोबारा ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने 2011 में बोल मूवी में काम किया था और इनका कैरेक्टर का नाम था मुस्तफा। बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें गाने भी इन्होंने गाए और इसके अलावा अदाकारी भी इन्होंने की। ये डेब्यू कर रहे थे उस वक्त एज अ एक्टर, और इसके अलावा 2022 में भी इन्होंने एक ड्रामा में भी काम किया है। सबा वो भी आप ही बताएंगी? जी, वो ड्रामा भी काफी ज्यादा मशहूर रहा है और उसकी अगर क्लिप्स अब भी कहीं नजर आ जाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। और उस ड्रामे का नाम था संगे माह, और वो ड्रामा भी काफी ज्यादा मशहूर हुआ है। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा रहा। और इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं कि जिनका जिक्र करें और कौन सी हैं कि जिनका रहने दें। असल में मामला ये है कि वक्त इतनी इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस कर सकें, इसलिए अब हमें ना चाहते हुए भी आपसे इजाज़त लेना होगी। सामीन आप अपना और अपने पास बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और नई सुबह वेब रेडियो की पूरी टीम को याद रखिएगा। प्रोग्राम के दौरान कोई भी बात ऐसी जो कि आपकी तबीयत पर गिरा गुजरी हो तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, और अपने रब के हुजूर भी तौबा का तलबगार हूँ। यानी मैं अपने रब के हुजूर कुछ इस अंदाज में तौबा करना चाहूंगा कि मेरे सिवा तेरे बेशुमार बंदे हैं या रब, पर तेरे सिवा मेरा कोई खुदा नहीं। कोई भी बात ऐसी जो कि आपकी तबीयत पर गिरा गुजरी हो तो एक बार फिर से आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। हमारा मकसद हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता है, बल्कि आपको एंटरटेन करना होता है और आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना होता है। बहरहाल आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि एक नसीहत की बात करता हूँ, दिल में ये डाल रखिएगा, सब अपना ख्याल रखते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो लिसनर्स, उमर ले चुके हैं इजाजत। में आपको जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बताती चलूं कि इनकी 2013 में सारा नाम की एक लड़की से शादी हुई और इनके उससे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, और जो कि बहुत ही प्यारे हैं। आप उनकी पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जाकर। तो मुझे भी दीजिए अब इजाजत। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे दिखते हैं वैसे बन जाएं, या फिर जैसे हैं वैसे दिखाई दें, और अपने अल्फाज को लोगों के लिए तलवार नहीं मरहम बनाएं। मेरी जानिब से फी अमानिल्लाह।